कब तलक सहते रहेंगे, हद तो होगी कहीं ना कहीं। जिंदगी में बढ़ रही हैं दिन ब दिन दुश्वारियां। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया है जिसका इंतजार इस देश के तमाम लोगों को था। इस फैसले को लोग अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इससे बेहतर फैसला हो भी नहीं सकता था। दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों या फिर कहें कि दोषियों के जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान जो वकील इन दंगाइयों के बचाव में खड़े हुए थे उनकी रोजाना की जो फीस है पर डे की 2 करोड़ से ज्यादा की है। आप सोचिए कि सिब्बल सिंघवी, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ दुबे और सिद्धार्थ अग्रवाल जैसे तमाम जो वकील थे वहां खड़े हुए थे। ये लोग एक एक दिन की जो फीस लेते हैं एक अपीयरेंस की, वो 20 लाख से लेकर 45-50 लाख तक है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस अरविंद कुमार और दूसरे जज इसमें थे जस्टिस एनवी अंजारिया, उन्होंने बेहद ही संतुलित और अच्छा निर्णय देते हुए इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को खारिज कर दिया, जमानत याचिका को, और एक शर्त और लगा दी है कि अगले 1 साल तक ये दोनों जमानत की याचिका भी किसी कोर्ट में नहीं लगा सकेंगे। दूसरी तरफ जो 5 अन्य आरोपी हैं, जिनमें एक महिला भी है गुलफिसा करके, और उसका केस लड़ने का काम किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने। शर्जील इमाम का जो वकील था वो सलमान खुर्शीद था और उमर खालिद का वकील था कपिल सिब्बल। इन सब लोगों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत तो खारिज की ही गई है। 5 अन्य जो आरोपी हैं उनको जमानत 12 शर्तों के साथ दी गई है, यानी कि उन लोगों को दोषी नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है। उनका दोष साफ तौर पर दिखता है, लेकिन चूंकि इस मामले में वो 5 साल से ज्यादा समय से हिरासत में या जेल में थे, इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चूंकि ये जो 7 अपराधी है या 7 आरोपी है, इन सब की भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए इन सब के लिए एक ही फैसला नहीं हो सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की इन दंगों में बड़ी भूमिका है, केंद्रीय भूमिका रही है, साफ तौर पर उनका रोल एक, आप कह सकते हैं कि साजिशकर्ता के तौर पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उन लोगों को जमानत नहीं दी गई है। गुलफिसा को महिला होने का लाभ मिला है और चूंकि उसके वकील ने दलील भी ये दी थी कि बाकी की अन्य 2-3 महिलाओं को पहले जमानत दी जा चुकी है, इसलिए इस महिला को भी जमानत मिलनी चाहिए। अन्य जो आरोपी हैं उनकी भूमिकाएं अलग तरीके की हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि जब मीडिया इसको कवर कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो 5 के 5 अपराधियों या दंगाइयों का परिचय वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो असामाजिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, उसमें भूमिका निभाते हैं और उसके लिए 5 साल तक जेल में बंद रहते हैं। उमर खालिद की तरफ से सिब्बल ने यह दलील दी थी कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो उमर खालिद नाम का ये जो अपराधी है, जो दंगाई है, वो दिल्ली में था ही नहीं। शर्जील इमाम ने यह कहा, उसके वकील ने यह कहने की कोशिश की कि शर्जील इमाम ने जो बयान दिया था, यानी कि जिसे चिकन नेक बोला जाता है, जलपाईगुड़ी का जो गलियारा है भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला, वो बयान उसने बहुत पहले दिया था और दंगे बहुत बाद में हुए थे, तो इसलिए उसको इन दंगों का साजिशकर्ता नहीं माना जा सकता। इन सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उमर खालिद
और शर्जील इमाम नाम के इन दोनों जेएनयू में जनता के पैसे से पलने वाले निठल्लों को साफ तौर पर जेल में रखने की सजा दी है। आप सोचिए कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ये फुकरे हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी बिजनेस नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा इनके पास संपत्तियां नहीं है, उसके बावजूद इनकी जो पैरवी करने वाले वकील हैं, एक एक दिन की फीस जिनकी 20 लाख से लेकर 45 लाख तक है, तो फिर ये जो अपराधी दंगाई हैं उनको कैसे खरीद पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट में केस चलता है, आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से ही वकील रख पाता है, लेकिन इस तरीके के जो दंगाई जिहादी मानसिकता वाले लोग होते हैं उनके लिए एक गिरोह होता है जो फंडिंग करता है, और ये जो गिरोह है, जो भी हलाल का सर्टिफिकेशन होता था उससे उसको पैसा आता है। इस केस में भी उन्हीं लोगों ने इन लोगों के लिए वकील खड़े किए हैं, महंगे वकील खड़े किए, उसके बावजूद जो दो मुख्य आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिली है। ये जनता की जीत है। आप जनता की जीत इसको इसलिए भी कह सकते हैं। आप मानकर चलिए कि अगर इस समय सीजेआई बीआर गवई रहे होते, माहौल पिछले 1 साल पुराना रहा होता, तो इन सभी को आसानी से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई होती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं और उन्हें भी पता है कि वो कोई भी जमानत के मामले में सिब्बल सिंघवी के बहकावे में आकर अगर फैसला लेंगे तो देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 700-800 से ज्यादा लोग घायल हुए। उमर खालिद की भूमिका सबको पता थी कि ये उस मामले का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व था। शर्जील इमाम के जो भड़काऊ भाषण थे वो भी उससे कम नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन दोनों का तो इस मामले में जमानत मिलना, अगर सही तरीके से निर्णय होना था तो मुश्किल था, और वही हुआ भी है। 5 जो अन्य आरोपी हैं, चूंकि उनकी मुख्य भूमिका नहीं है और उनके वकीलों ने संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको आधार बनाया है, तो कोर्ट ने यहां यह भी टिप्पणी की कि स्वतंत्रता का अधिकार तो सही है, लेकिन जिन मामलों में राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, राष्ट्र के खिलाफ साजिश हो रही है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इस दलील को आसानी से नहीं माना जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में जांच चल रही है तो फिर वहां पर आप लंबे समय की हिरासत को डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसी तर्क के आधार पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की याचिका को खारिज किया गया। दूसरी तरफ जो 5 आरोपी हैं उनके चूंकि मामले, उनके ऊपर धाराएं भी थोड़े कम, आप कह सकते हैं गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट भी इन दोनों से कम था, इसलिए उनको 5 साल से ज्यादा जेल में रहने की वजह से जमानत मिली है, न कि उनके इस मामले में दोषी न होने की वजह से। लेकिन रवीश कुमार टाइप के जो प्रपंचकारी हैं, अजीत अंजुम, विशाल शर्मा, पुण्यप्रसून वाजपेयी टाइप के लोग इसको यही कहेंगे कि ये जो 5 आरोपी जिन्हें जमानत मिली है वो दोषी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, जो कि सरासर झूठ वो लोग बोलने वाले हैं। इन लोगों को जो जमानत दी गई है 12 शर्तों के साथ दी गई है। जैसे कन्हैया कुमार को भी हाईकोर्ट ने जब जमानत दी थी तो शर्तों के साथ दी थी, और कन्हैया कुमार से लेकर राहुल गांधी तक ये कहते फिरते हैं कि कन्हैया कुमार उस मामले में दोषी नहीं था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जा रहे थे जेएनयू के अंदर। उस मामले में दीपिका पादुकोण भी पहुंची थी जेएनयू, उमर खालिद भी उसमें दोषी था, इसको भी जमानत मिली थी। लेकिन यहां जो मामला है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इस मामले में इन दोनों ही आरोपियों की जो भूमिका है वो प्रथम दृष्टया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है, इसलिए ये लोग बाहर नहीं आ सकते हैं।
अब जो लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगत गरिमा की बात करते हैं, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को लेकर तोड़ मरोड़ कर कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनमें उनकी जो कुतर्कों वाली दलील है अब वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता अब मूक दर्शक बनकर इस सब को सहन नहीं कर रही है। जनता प्रतिक्रियाएं भी दे रही है, जनता जो जज हैं उनको उनके कर्तव्य भी याद दिला रही है। अगर यही स्थिति ये यशवंत वर्मा का मामला न हुआ होता, देश में जुडिशरी के खिलाफ इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं आई होती, तो निश्चित मानकर चलिए इस मामले में 7 के 7 दंगाइयों को जमानत मिल सकती थी। लेकिन यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि ये जो बेंच गठित की गई, ये 2 जज, इनके ऊपर इस तरीके का कोई भी पुराना मामला नहीं था जिसमें ये कहा जा सके कि ये कुछ सिब्बल सिंघवी जैसे लोगों के दबाव में काम करते हैं। अंजारिया जी तो अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दूसरे, अगर यही बेंच आप मानकर चलिए पारदीवाला टाइप के जजों की होती तो फैसला कुछ और ही आया होता। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई भी केस की सुनवाई बेंच में कौन जज बैठे हैं इस पर भी निर्भर करती है। साथ ही साथ निर्भर इस पर करती है कि सामने जो वकील है, जो बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दे रहा है, वो वकील कौन है। लेकिन यहां पर इतने बड़े बड़े तोप चंद वकीलों के होते हुए भी, इतने बड़े बड़े कुतर्कों के सूरमाओं के होते हुए भी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उसके साथ एएसजी एसवी राजू की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुषार मेहता तो इस मामले में कम बार ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, लेकिन एसवी राजू लगातार इस मामले में जोरदार तरीके से सिब्बल सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ दवे टाइप के, सलमान खुर्शीद टाइप के जो वकील हैं, उनकी कुतर्कों को काटने का काम कर रहे थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरीके से इन कुतर्कों को नहीं काटा होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में निर्णय लेने के लिए आधार बनना मुश्किल था। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही कौशल के साथ एसवी राजू ने जिस तरीके से तमाम जो दलीलें दी गई थी बचाव पक्ष के द्वारा, उन सब को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य रख दिए जिनके आधार पर ये बहुत ही, आप इसको संतुष्टिपूर्ण कह सकते हैं, एक न्यायिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इससे ये तय हो गया है कि देश की जनता अगर इसी तरीके से जागरूक होती रही तो आने वाले समय में पहले जो फैसले होते थे उस तरीके के फैसले न तो हाई कोर्ट के जज दे पाएंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज दे पाएंगे। अब इस पर दूसरे लोग क्या कहते हैं वो वही जानते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारी नजर में हमने जितनी कानून की जानकारी हमें है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा फैसला है जो ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता था। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनकी जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी बहुत बड़ा आधार नहीं था, क्योंकि ये सभी जो दंगाई थे ये 5 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं और इतना लंबा समय ट्रायल शुरू होने से पहले, ट्रायल से प्री ट्रायल की कंडीशन में जेल में रहना एक बड़ी बात है। हाई कोर्ट ने हालांकि इन सभी की जमानत को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर जो दलीलें रखी जाती हैं उनके आधार पर विश्लेषण करके ही वो फैसला लेते हैं। तो ये जो फैसला है ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। आपकी नजर में इस फैसले के प्रति क्या आपकी राय है वो दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस देश की जुडिशरी को सुधारने की एक मुहिम में जुटे हुए हैं। हमारा उद्देश्य व्यू कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस राष्ट्र में ये जो न्यायपालिका, जो अब अन्यायपालिका बन चुकी है, इसको दोबारा कैसे न्यायपालिका बनाया जाए।
इसीलिए हम कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ की मुहिम चला रहे हैं, एनजेएसी ब्रिंग बैक एनजेएसी की मुहिम चला रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग वांछित है। क्योंकि आप सोचिए कि ये जो फैसला है इसमें जनता का दबाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उन्हें भी पता था कि अगर वो इस मामले में कोई भी ढिलाई बरतेंगे तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो भूमिकाएं हैं वो सबको पता चल चुकी हैं और सिब्बल सिंघवी की दलीलें किस तरीके से बेकार गई हैं। हालांकि कहा तो ये जा सकता है कि सिंघवी ने अपने क्लाइंट को जमानत दिला दी है, लेकिन उस जमानत के पीछे जो 12 शर्तें हैं और गुलफिसा का महिला होना भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, न कि सिंघवी की दलीलें। लेकिन कपिल सिब्बल की इस मामले में बहुत बुरी हार हुई है। सिब्बल जो अपने आप को यह सोचता था कि वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए मजबूर कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, इस मामले में सिब्बल की बहुत बुरी बेइज्जती होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।